नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 फरवरी सन 2025। सबसे पहले मुख्य सुर्खियां। हरियाणा सरकार इस योजना के तहत दे रही है 71,000 रुपए की राशि। जानिए पात्रता और लाभ की पूरी डिटेल। BPL राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, होने जा रहा है ये बड़ा फायदा, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के इस जिले में अब होगी ड्रोन से डिलीवरी, घर बैठे महज कुछ मिनट में मिलेगा सामान। मेवात में विकास और रोजगार की नई कहानी लिखेगी दिल्ली अलवर रेल परियोजना, इन प्रोजेक्ट्स की भी मिलेगी सौगात। CM सैनी बोले, फर्जी एजेंटों के खिलाफ लाएंगे कानून, डंकी रूट पर भेजने वाले होंगे गिरफ्तार। हरियाणा कांग्रेस में निकाय चुनाव को लेकर घमासान, पदाधिकारियों की लिस्ट को लेकर हुड्डा व कुमारी शैलजा गुट आमने सामने। हरियाणा में इन कर्मचारियों के बल्ले बल्ले, सरकार ने पक्की नौकरी का कर दिया ऐलान। हरियाणा रोडवेज में काम कर रहे परिचालकों व इंस्पेक्टरों के लिए बड़ी खुशखबरी, बताएंगे पूरी अपडेट। सूरजकुंड मेला 2025 अपडेट, दुनिया भर के शिल्पकारों, लोक कलाकारों और अनोखी कलाकृतियों का मिलेगा अद्भुत नजारा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 18 महीने के DA एरियर पर केंद्र सरकार का आया बड़ा बयान। भिवानी में बागवानी एक्सपो 15 व 16 फरवरी को आयोजित होगा। किसानों को मिलेगी खेती के नवीनतम तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी। और भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान, रिटेल महंगाई से लेकर दिल्ली में नई सरकार जैसे 5 फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बीते कुछ दिनों से दिन के समय तेज धूप निकल रही है, जिससे कि लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। रविवार को भी कई जिलों में सुबह से ही तेज धूप देखी गई, जिससे ठंड का असर कम होता हुआ नजर आया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज मिला जुला रहेगा। अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना न के बराबर है। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा, हालांकि सुबह और शाम ठंड का हल्का असर देखने को मिल सकता है। रविवार को कुरुक्षेत्र में मौसम पूरी तरह साफ नजर आया, तो वहीं भिवानी में भी रविवार सुबह मौसम साफ रहा। यहाँ हल्की शीतलहर महसूस की गई, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी रही। यहाँ आज दिन में गर्मी बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का मानना है कि फरवरी के अंत तक गर्मी का एहसास और ज्यादा होने लगेगा। आमतौर पर जनवरी और फरवरी सर्दी के मौसम में बारिश के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, लेकिन इस बार जनवरी में 38% कम बारिश दर्ज की गई है और फरवरी में भी बारिश की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इसका असर मौसम के साथ साथ फसलों पर भी पड़ सकता है। गेहूं की फसल के लिए 15 से 16 डिग्री तापमान सामान्य माना जाता है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की कमी और कम बारिश के चलते यह तापमान बॉर्डर लाइन तक पहुंच गया है। अगर तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो गेहूं की फसल की वृद्धि और उत्पादन पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अब अगर बारिश होती भी है तो भी इस कमी को पूरा करना मुश्किल होगा। और वैसे भी अब लंबे समय तक शुष्क मौसम बने रहने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम स्टेशन अंबाला की तरफ से सफाई वाला, क्लर्क, चौकीदार, ड्राइवर और कई अन्य पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। फार्मासिस्ट के पदों के लिए आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार के पास B फार्मेसी अथवा 12वीं विज्ञान व फार्मेसी डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं क्लर्क व DEO आवेदक स्नातक पास होने चाहिए तथा उनके पास एक क्लरिकल ट्रेड कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। वहीं ड्राइवर के पदों के लिए आवेदक 8वीं पास होने चाहिए तथा ड्राइवर के पदों के लिए उनके पास क्लास 1 MT आर्म्ड फोर्सेज लाइसेंस होना चाहिए। वहीं सफाई वाला या महिला अटेंडेंट के लिए उम्मीदवार पढ़ना लिखना जानता हो। साथ ही चौकीदार व चपरासी के लिए आवेदक 8वीं पास होने चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक के पास GNM डिप्लोमा या क्लास 1 आर्म्ड फोर्सेज होने चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क देय नहीं होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 53 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 फरवरी 2025 है। वहीं इंटरव्यू की तारीख 4 मार्च 2025 रहेगी। हरियाणा के नायब सैनी सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के बाद एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर को बड़ी खुशखबरी सुनाई है। कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 साल तक पक्की करने के बाद अब राज्य सरकार ने एक्सटेंशन व गेस्ट लेक्चरर और तकनीकी कॉलेजों में तैनात अतिथि संकाय की नौकरी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित कर दी है। सरकार की विधि व विधायी विभाग के मुख्य सचिव अमरजीत सिंह ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पिछले साल नवम्बर महीने में आयोजित हुए विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने इस विधेयक को पारित किया था। इसी साल 3 फरवरी को राज्यपाल ने इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वे एक्सटेंशन व गेस्ट लेक्चरर्स जो 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की नौकरी पूरी कर चुके हैं, उन्हें 58 साल की उम्र तक नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। इन्हें पक्के लेक्चरर की तर्ज पर महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। हर साल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी। इन्हें चिरायु योजना, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ और एक्स ग्रेसिया का भी लाभ मिलेगा। इस फैसले का लाभ उन लेक्चरर को नहीं मिलेगा जिनकी उम्र 58 साल हो गई है। सैनी सरकार विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को भी 58 साल की आयु तक नौकरी पक्की करने पर विचार कर रही है।
हर साल फरवरी के महीने में हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है। इसे भारत का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला माना जाता है। इस बार भी साल 2025 में इस मेले की भव्य शुरुआत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों से शिल्पकार, कलाकार और हथकरघा बुनकर यहाँ अपने स्टॉल लगाते हैं। यह मेला इतना विशाल होता है कि इसे पूरा देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। इस मेले में भारतीय नहीं बल्कि दूसरे देशों के हस्तशिल्प कलाकार भी शामिल होते हैं। वे मिट्टी के बर्तन, कपड़े, कालीन और लकड़ी के हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ हथकरघा से जुड़ा सामान जैसे दरी, मैट, कुशन, हैंड टॉवल, एप्रन, लकड़ी और लोहे के स्टूल व चेयर भी उपलब्ध होते हैं, जिन्हें आप खरीद पाएंगे। यहाँ हिंदुस्तान की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की झलक भी देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र का लावणी, राजस्थान का कालबेलिया, पंजाब का भांगड़ा, केरल का कथकली, ओडिशा का दलखाई, झूमर व रणपा, मध्य प्रदेश का निमाड़ और मटकी लोक नृत्य, जम्मू कश्मीर का रोफ और दुमहाल, मणिपुर का जगोई, चोलोम, थांगता और रासलीला जैसे लोक नृत्य यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। खाने पीने के शौकीनों के लिए भी यहाँ खास इंतजाम किया गया है। यहाँ आप पोहा, दाल बाफला, सीख कबाब, भुट्टे का कीस, भोपाली गोश्त कोरमा, पालक पूरी, चक्की का साग, मालपुआ, जलेबी और मावा बाटी जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठा पाएंगे। इसके अलावा लोकगीतों की मधुर धुनें भी यहाँ गूंजती रहती हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए स्काई एयर नामक कंपनी ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब यह कंपनी ड्रोन की मदद से रोजमर्रा के सामान की डिलीवरी करती हुई नजर आएगी। इसके लिए एक विशेष ड्रोन बिंदु तैयार किया गया है, जिससे मेडिकल हब, IT और इंडस्ट्रियल हब के रूप में पहचान बना चुके गुरुग्राम में लोगों को उनके जरूरी सामान की डिलीवरी घर बैठे मिलेगी। ट्रैफिक की परेशानी से बचने के लिए यह तकनीक बेहद कारगर साबित होती हुई दिखाई देगी। ड्रोन डिलीवरी सेवा से लोगों को जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा और वे मिनटों में अपना ऑर्डर प्राप्त कर सकेंगे। कंपनी के फाउंडर अंकित कुमार ने बताया कि यह तकनीक न सिर्फ लोगों की जरूरतों को पूरा करेगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी सिर्फ 7 मिनट में ग्राहकों तक सामान पहुंचाने में सक्षम है। फिलहाल यह सेवा गुरुग्राम की 70 से अधिक सोसाइटी में शुरू कर दी गई है। अभी तक ड्रोन के जरिए केवल मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही थी, लेकिन अब आम जरूरतों का सामान भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। कंपनी जल्द ही NCR और दिल्ली के अन्य इलाकों में भी यह सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर ऑल इंडिया मेवाती पंचायत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान ऑल इंडिया मेवाती पंचायत के प्रतिनिधियों ने मेवात में रेलवे लाइन बिछाई जाने की परियोजना को मंजूरी दिए जाने पर सीएम नायब सिंह सैनी का पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मेवात को रेल मार्ग से दिल्ली व अलवर से सीधा जोड़ने के लिए यहाँ पर रेल परियोजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने बजट का प्रावधान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेवात में रेल मार्ग का निर्माण होने से न केवल सिर्फ मेवात के लोगों को आवाजाही सुगम होगी बल्कि यहाँ के युवाओं के लिए भी रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि मेवात क्षेत्र में 178 एकड़ जमीन पर LTL बैटरी उद्योग भी लगेगा। इसमें 7,197 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस परियोजना से मेवात क्षेत्र के तकरीबन 7,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसी तरह से सरकार ने मेवात क्षेत्र में IMT स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। इससे इस क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का ही नतीजा है कि मेवात क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। हरियाणा सरकार जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनमें मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना भी शामिल है। यह योजना वंचित तबके के लोगों की सहायता के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत विवाहिता की शादी का पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर कराना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों की जाँच की जाती है। यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो योजना की राशि सीधे आवेदक के खाते में भेज दी जाती है। जो परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें बेटे की शादी के 6 महीने के अंदर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में पंजीकरण के बाद ही विवाहित के माता पिता को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के वे परिवार जिनका नाम BPL सूची में दर्ज है उन्हें 71,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा सभी वर्गों की विधवाएं, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे, BPL सूची में शामिल परिवार जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है उन्हें इस योजना के तहत 51,000 रुपए की राशि दी जाती है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह निकाय चुनाव के दौरान सामने आ रही है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच गुटबाजी अपने चरम सीमा पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस महासचिव एवं सिरसा लोकसभा सीट से सांसद कुमारी शैलजा सभी शहरी निकाय चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने की पैरवी कर रही है, जबकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के नेताओं ने सिर्फ नगर निगम के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने की पैरवी की है। कांग्रेस नेताओं के आपसी खींचतान के बीच शहरी निकाय चुनाव के लिए नियुक्त की गई पदाधिकारियों की लिस्ट में बदलाव किया गया है। पहले कांग्रेस
प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने जिला प्रभारी, सह प्रभारी, जिला संयोजक व सह संयोजक तथा जोनवार पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी, लेकिन अब प्रांतीय सह प्रभारियों जितेंद्र बघेल और प्रफुल्ल पटेल ने शहरी निकाय चुनाव के लिए ही पदाधिकारियों की अतिरिक्त सूची जारी की है। इस लिस्ट में कई जिलों में पिछले पदाधिकारियों में बदलाव किया गया है। नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव पार्टी सिम्बोर पर लड़ने या नहीं, यह फैसला कांग्रेस के दोनों सह प्रभारी करेंगे। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया से चर्चा के बाद उन्हें अपना फैसला सुनाना है। खास बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान सिंह भी जिला प्रभारियों व सह प्रभारियों की एक लिस्ट जारी कर चुके हैं, जिसे प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया खारिज कर इस पर रोक लगा चुके हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुड्डा गुट की नाराजगी को दूर करने के लिए सह प्रभारियों ने अतिरिक्त पदाधिकारियों की एक सूची जारी की है। हरियाणा में खाप पंचायतों ने नशे के खिलाफ मुहिम चलाई है। इसमें उनका साथ देने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर पहुंचेंगे। युवाओं को नशे से बचाने के लिए श्री श्री रविशंकर और क्षेत्र की 80 से ज्यादा खाप पंचायतें साझा अभियान शुरू करेंगी। हैबतपुर के पास निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के पास श्रीधाम सोसाइटी में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में खाप पंचायतों के प्रतिनिधि, प्रदेश भर से पहलवान और कई अन्य गणमान्य हस्तियां शिरकत करेंगी। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रदेश संयोजक चरण सिंह ने बताया कि संस्था विश्व के 182 देशों में सामाजिक मुद्दों को लेकर काम कर रही है। हरियाणा में युवाओं को नशे से बचाने के लिए खाप पंचायतों द्वारा श्री श्री रविशंकर से आह्वान किया गया है, ताकि लोग उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर नशे जैसी सामाजिक कुरीति को त्याग कर एक अच्छे समाज की नींव रख सकें। इस कार्यक्रम में कुश्ती प्रतियोगिता के साथ साथ खेती और विरासत विषय पर आध्यात्मिक संगम होगा। महिला और पुरुषों के कुश्ती मुकाबले भी होंगे। श्री श्री कुमार टाइटल के लिए 85 किलोग्राम भार वर्ग तक के पहलवान भाग लेंगे, जिसमें प्रथम पुरस्कार 41,000 रूपए, दूसरा पुरस्कार 21,000 रूपए और तीसरा पुरस्कार 11,000 रूपए रखा गया है। श्री श्री अभिमन्यु टाइटल में 68 किलोग्राम भार वर्ग के पहलवान भाग लेंगे। इसमें प्रथम पुरस्कार 25,000 रूपए, दूसरा पुरस्कार 12,000 रूपए और तीसरा पुरस्कार विजेता को 6100 रूपए नगद राशि दी जाएगी। महिला वर्ग के मुकाबले में ओपन वर्ग में पहला पुरस्कार 25,000 रूपए, दूसरा पुरस्कार 15,000 रूपए और तीसरा पुरस्कार 7100 रूपए रखा गया है। अंडर 17 आयु वर्ग में लड़कियों के मुकाबले में पहला पुरस्कार 15,000 रूपए, दूसरा पुरस्कार 7100 रूपए और तीसरा पुरस्कार 4100 रूपए रहेगा। बाल कुमारी वर्ग में पहला पुरस्कार 7100 रूपए, दूसरा पुरस्कार 4100 रूपए और तीसरा पुरस्कार 2100 रूपए रखा गया है। हरियाणा रोडवेज में काम कर रहे परिचालकों व इंस्पेक्टर के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा रोडवेज में 17 साल से परिचालकों व इंस्पेक्टर के पद पर तैनात कर्मचारियों की पदोन्नति का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। रोडवेज मुख्यालय की ओर से परिचालकों की पदोन्नति के लिए वर्ष 2008 से कार्यरत 1357 परिचालकों को वरिष्ठता सूची में सम्मिलित किया गया है। वरिष्ठता सूची में शामिल कर्मचारियों में से ही सब इंस्पेक्टर बनाए जाएंगे। वहीं 138 इंस्पेक्टर के पद पर तैनात कर्मचारियों को चीफ इंस्पेक्टर यानी CI बनाया जाएगा। पिछले दिनों हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत परिचालकों की भर्ती करने के बाद इस पदोन्नति प्रक्रिया को तेज किया गया है। मुख्यालय की तरफ से 4 साल बाद राज्य से करीब 1357 परिचालकों की पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची जारी की गई है। मुख्यालय की तरफ से कर्मचारियों की पदोन्नति करने के लिए वरिष्ठता सूची सभी जिलों के महाप्रबंधकों को भेजी जा चुकी है। अब कर्मचारियों को प्रमोशन का इंतजार है। हरियाणा रोडवेज में अंतिम बार साल 2021 में परिचालकों की पदोन्नति कर सब इंस्पेक्टर बनाया गया था। अब विभाग जल्द ही पदोन्नति की प्रक्रिया को पूरा करने जा रहा है। अगर आप भी अपनी जमा पूंजी को फिक्स डिपॉजिट यानी FD में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज की ये खबर आपके लिए काफी काम की हो सकती है। बता दें कि देश के सबसे बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक की तरफ से ग्राहकों को FD करवाने पर बम्पर ब्याज ऑफर किया जा रहा है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही बैंकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कई बैंक ग्राहकों को 1 साल की FD पर अधिकतम 7.75% की दर से ब्याज ऑफर कर रहे हैं। इन बैंकों में कई बड़े बड़े बैंक जैसे कि SBI भी शामिल है। DSB बैंक की तरफ से सामान्य ग्राहकों को 1 साल की FD पर 7.2% के हिसाब से, इसके विपरीत सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.75% के हिसाब से ब्याज ऑफर किया जा रहा है। वहीं कैनरा बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक की तरफ से भी सामान्य ग्राहकों को 1 साल की FD पर 7% और सीनियर सिटीजन को 7.50% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट का लाभ मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सामान्य ग्राहकों को 1 साल की FD करवाने पर 7% के हिसाब से, तो वहीं सीनियर सिटीजन को 7.5% के हिसाब से ब्याज ऑफर किया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI अपने सामान्य ग्राहकों को 6.8% और सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.3% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी अपने ग्राहकों को 1 साल के FD पर 6.75% और सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 7.25% का ब्याज ऑफर किया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने जनवरी के महीने में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के महंगाई भत्ते यानी डीए की बकाया राशि मिलने की उम्मीदें भी बढ़ गई थी। हालांकि सदन में दिए गए जवाब में केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई 18 महीने की डीए और डीआर की बकाया राशि अब जारी नहीं की जाएगी। वित्त मंत्रालय के सांसद ने दोनों सदनों में प्रश्नों के लिखित उत्तर में बताया कि सरकारी वित्तीय दबाव को कम करने के लिए महामारी के दौरान रोकी गई डीए और डीआर की 3 किस्तों को जारी नहीं किया जाएगा। महामारी के समय वित्तीय संकट को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया था। वर्तमान में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए और डीआर के रूप में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 53% प्रदान कर रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि यह अगले साल से लागू हो सकता है। इसके पहले 2 बार डीए में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे कि केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन साल 2014 में हुआ था और 1 जनवरी 2016 से इसकी सिफारिशें लागू की गई थी। अब इसका कार्यकाल साल 2026 में समाप्त होने जा रहा है, जिसके बाद 8वां वेतन आयोग प्रभावी होगा। भारत सरकार ने राशन वितरण प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए हाल ही में मेरा राशन 2.0 ऐप लॉन्च किया है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा बीपीएल परिवारों को होगा। इस ऐप के माध्यम से अब लाभार्थी बिना फिजिकल राशन कार्ड के भी अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके राशन प्राप्त कर सकते हैं। यह कदम विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जो अपने राशन कार्ड को साथ नहीं रख पाते। मेरा राशन 2.0 ऐप के प्रमुख लाभों की बात करें तो अब लाभार्थी अपने मोबाइल फोन पर ऐप के माध्यम से राशन की उपलब्धता और वितरण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी लेन देन रियल टाइम में दर्ज होते हैं, जिससे कि पारदर्शिता बढ़ती है और भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है। बिना फिजिकल राशन कार्ड के भी लाभार्थी ऐप के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित कर राशन प्राप्त कर सकते हैं। अपने मोबाइल फोन के ऐप स्टोर जैसे कि गूगल प्ले स्टोर इत्यादि से मेरा राशन 2.0 ऐप डाउनलोड करें। ऐप में अपना मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक वितरण दर्ज करके पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी करें। अपने आधार नंबर को ऐप में लिंक करें ताकि आपकी पहचान सत्यापित हो सके। यह नई प्रणाली सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य की बात करें तो सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाना है। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो भी आप इस ऐप के माध्यम से राशन प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकते हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप पात्र हैं, अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या फिर स्थानीय राशन कार्यालय में संपर्क करके विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार के इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सभी के लिए सुलभ बनाना है, ताकि देश के प्रत्येक नागरिक को उसका हक मिल सके। हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित इंडो इजराइल अर्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र गिनानाऊ में दूसरे बागवानी एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है। 15 और 16 फरवरी को आयोजित होने वाले इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा और भारत में इजराइल के उप राजदूत मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। केंद्र के उप निदेशक डॉक्टर आत्म प्रकाश के अनुसार इस एक्सपो में विषय विशेषज्ञ, किसान और उद्यान विभाग के अधिकारी एक मंच पर आएंगे। यहाँ किसानों को बागवानी के नवीनतम तकनीकों, सरकारी योजनाओं और विशेषज्ञों के अनुभवों से अवगत करवाया जाएगा। विशेष रूप से इस क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली बागवानी फसलों और खजूर की खेती के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाएगी। किसानों के मनोरंजन के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें जादूगर और प्रसिद्ध लोक गायकों के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। यह एक्सपो किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 10 फरवरी को फ्रांस दौरे पर रवाना होंगे। यहाँ पीएम मोदी 11 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। इसमें दुनिया भर के लीडर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट एआई की गाइडलाइन तैयार करेंगे। इस कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतर इस्तेमाल और खतरों को नियंत्रित करने पर चर्चा होगी। इससे पहले यह समिट 2023 में ब्रिटेन और 2024 में साउथ कोरिया में संपन्न हो चुकी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक विशेष दूत भी इस बैठक में शामिल होगा। वहीं ईयू की अध्यक्षता उर्सुला वॉन डेर, जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई समेत 80 देशों के अधिकारी और सीईओ इसमें हिस्सा लेंगे। इस समिट में टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क और चीनी एआई डीपसी के फाउंडर लियांग वेनफेंग का शामिल होना फिक्स नहीं है। सभी ग्लोबल लीडर्स और एक्सपर्ट्स के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति के आवास एलिसी पैलेस में डिनर का आयोजन किया जाएगा। यह समिट ऐसे वक्त में
में आयोजित होने जा रही है, जब दुनिया भर में चीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मॉडल डीपसीक को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। कुछ दिनों पहले भी इसकी वजह से अमेरिका के शेयर मार्केट में भारी उथल पुथल देखने को मिली थी। यहाँ तक कि अमेरिका के शेयर मार्केट 3% तक गिर गया था। एआई की तेजी से बढ़ते इस्तेमाल से इससे होने वाले खतरे भी तेजी से बढ़े हैं। इसे देखते हुए हाल ही में भारतीय फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने एम्प्लॉइज को ऑफिस के किसी भी काम के लिए चैट जीपीटी और डीपसीक जैसे एआई टूल्स का यूज करने से बचने के लिए कहा है। सरकार का मानना है कि ऐसे एआई टूल्स सरकारी डॉक्यूमेंट्स और डेटा की गोपनीयता के लिए खतरा है। इस बात की जानकारी इंटरनल डिपार्टमेंट एडवाइजरी से मिली है। ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों ने भी डेटा सिक्योरिटी जोखिम का हवाला देते हुए डीपसीक के यूज पर बैन लगा दिया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका दौरे पर रहेंगे। वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्योते पर अमेरिका जा रहे हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।